चल रहा है? नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। प्रदेश में ठंड धुंध की दोहरी मार जारी, साथ ही यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। अरावली और उन्नाव रेप केस मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के लगभग करीब, साथ ही माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। ये हैं कुछ खास खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे और कुछ खबरों पर हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़ेंगे। आइए चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। उत्तर भारत इस वक्त ठंड और धुंध की दोहरी मार झेल रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, लिहाजा लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही हाल यूपी का भी है। यूपी में शीतलहर और कोहरे का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य पर भी पहुंच चुकी है। साथ ही लिहाजा मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी सहित 37 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में शीत दिवस की संभावना भी जताई है। लोगों को रात में अनावश्यक यात्रा से बचे रहने और सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि ठंड अभी कुछ दिन और बनी रहेगी। आपको बता दें कि आज सोमवार को सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। नोएडा, कानपुर, आगरा समेत प्रदेश के तमाम जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। सुबह के समय हवा चलने से लोगों को गलन का एहसास हुआ। वहीं मौसम विभाग ने नए साल से पहले कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सीएम योगी ने भी कड़े कदम उठाए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी बोर्डों, आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा के 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने समूचे प्रदेशवासियों की चिंता करते हुए शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को खुद लोगों के बीच जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर ना हो, ये निर्देश दिए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो। ये प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे कड़े निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर ना हो। आपको बता दें कि नए साल के आगमन के साथ ही सर्दी भी अपने चरम पर है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिल रही है, जबकि ठंड और घने कोहरे के कारण यात्रा करने वाले लोगों को तो और भी असुविधा हो रही है। घने कोहरे का असर वाहनों की रफ्तार से लेकर ट्रेनों और हवाई उड़ानों पर सब पर पड़ा हुआ है। घने कोहरे का असर जो है वो सड़कों पर भी है, वाहनों पर भी है, सभी जगह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में घने कोहरे के कारण कई जगह पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। सुबह और रात के समय हाईवे पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बिल्कुल भी नहीं है। घने कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी मंद हो गई है। ट्रेनों की गति काफी धीमी हो चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर हर ट्रेन 10-12 घंटे लेट चल रही है। जी हां, घने कोहरे को देखते हुए एक्सप्रेसवे और 10-12 घंटे लेट चल रही है। वहीं घने कोहरे के कारण कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं और रद्द होने की स्थिति में मजबूर भी हो रही हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले यात्रियों को वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने की सलाह दी जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़े हैं। आइए जानते हैं। रामेन सिंह जी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में
ठंड के कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार के क्या निर्देश हैं, साथ ही क्या इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा? रामेन जी। देखिए, सरकार ने सर्दी से पहले ही निर्देश दे रखे थे कि जो शहर हैं वहाँ रैन बसेरा बनाया जाए, प्याऊ की व्यवस्था की जाए, यानी पानी भी वहाँ मिले, भोजन की व्यवस्था की जाए, आग की व्यवस्था की जाए। तो ऑलरेडी तैयार हैं और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ संकट उतनी ज्यादा नहीं है। जो बाहर से आने वाले लोग वो रैन बसेरा में रुक रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो रैन बसेरा में रुक रहे हैं। गाँव में भी दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा दिख रही थी, वहाँ अलाव की व्यवस्था उस तरह नहीं हुई। सरकारी निर्देशों का पालन नहीं हुआ। 2 दिन से बुंदेलखंड, इटावा, एटा, मैनपुरी इधर घूम रहे हैं। तो सर्दी का आलम है कि 2 दिन से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश और सूरज की किरणें जमीन तक नहीं आ पा रही। तो उसका प्रभाव तो है, सर्दी जबरदस्त है। लोगों से कहा गया, सरकार ने सचेत किया है कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं और बच सकते हैं वो बिल्कुल बाहर ना निकले, बूढ़े लोग बिल्कुल बाहर ना निकले, बच्चों को बचाव किया जाए। जहाँ स्माग है, जहाँ ज्यादा धुंध है, वहाँ बच्चों को बचाया जाए, बूढ़ों को बचाया जाए, घर के अंदर सुरक्षित रहे। तो इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सर्दी है। नए साल में सर्दी के से ही नए साल का आगमन होता है। जो लोग पहाड़ जाने की तैयारी कर रहे थे वो घर में ये आनंद ले सकते हैं, एक अच्छी बात यह है। दूसरा, जो किसी की लिहाज से देखा जाए तो गेहूं की ग्रोथ इस सर्दी से बहुत अच्छी होगी। सर्दी की जरूरत होती है, लेकिन आम जनजीवन इससे त्रस्त है, ये दूसरी बात है। जी, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने दिनों तक अभी ऐसा ही मौसम रहने वाला है? देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि 1 तारीख तक, यानी नया साल लगभग ऐसे धुंध, कोहरे और सर्दी में शुरू होगा। हाँ। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 1 तारीख तक ऐसे मौसम रहेगा। हालांकि आज थोड़ी सी उम्मीद ये है कि कहीं कहीं सूरज की किरणें दिख सकती है, लेकिन सर्दी शाम होते ही बढ़ जाएगी। यानी जब तक सूरज दिखेगा तब तक हो सकता रहे। और उत्तर प्रदेश के 30 जिलों पे घने कोहरे और सूरज न आने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य हो, सभी जगह पर यही सर्दी का आलम रहा है। जी, इतने घने कोहरे को देखते हुए जो ये वाहन है वो रेंगते से नजर आ रहे हैं, तो हाईवेज पर इनकी क्या स्पीड बताई जा रही है? देखिए, हाईवेज पर जहाँ 100 की स्पीड थी वहाँ 60 की स्पीड कर दी गई जहाँ कोहरा है। और ऑलरेडी पुलिस वहाँ रुक के बता रही है कि आप कम स्पीड में जाइए। वहाँ इस तरीके का मैसेज लगाया गया है कि कम स्पीड में जाइए कोहरे के कारण। और जो छोटी सड़कें उनमें भी लोग वैसे ही धीमे चल रहे हैं, तो क्या आप तेजी से बढ़ नहीं सकते हो कि कोहरे के कारण आगे दिख नहीं रहा है, इसलिए सड़कें धीमे 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 सफर लोग पूरा कर रहे हैं। तो कोहरे का प्रभाव है, सर्दी का प्रभाव है और लोगों के बचाव के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को बंद किया गया है, तमाम और निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से सर्दी से बचाव किया जा सके लोगों को, ये निर्देश सरकार ने दिया है। जी, स्कूलों को बंद किया गया है, इसका निर्देश कब तक का है? कब तक स्कूल बंद किए गए हैं? देखिए, 1 तारीख तक लगभग सारे स्कूल, इंटर कॉलेज तक बंद करने के निर्देश दिए गए। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से, जहाँ ज्यादा सर्दी वो पहले से बंद किए गए और देर तक रहेंगे। अगर कोहरा और सर्दी लगातार आगे बढ़ेगी तो ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी वो आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि तो सर्दी से बच्चे प्रभावित ना हो कि सर्दी में चले जा रहे हैं और बीमार हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो वो उसको देखते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई सेवाओं की बात करें तो इन पर क्या असर देखने को मिल रहा है? कितना डिले है या स्थगित कर दी गई है? हवाई और रेल सेवाएं दोनों पर इस कोहरे का और इस सर्दी का प्रभाव है। ट्रेनें 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लेट चल रही हैं और जो हवाई सेवाएं हैं वो लगातार कैंसिल हो रही है। जो उनकी यात्री, उनसे कहा गया कि अपडेट अपने वेबसाइट के माध्यम से, जो उनके सूचना तंत्र है उसके माध्यम से जानकर ही एयरपोर्ट आए, ऐसे ना आए। तो बहुत सारे एयरपोर्ट की जो हवाई यात्राएं वो भी निरस्त हो रही है। रेलवे धीमे चल रहा है, बस की स्पीड भी धीमी हो गई है। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा चुनौती ज्यादा है निधि इस समय। जी, और रैन बसेरों और ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं जो बाहर से यात्री आए हैं? उनके लिए रात में ठहरने का क्या इंतजाम है प्रशासन द्वारा? देखिए, रैन बसेरे में चारपाई लगाई गई है, गद्दा दिया गया है, रजाई दी गई है, कंबल दिए जा रहे हैं, तकिया दिया गया है। वहाँ अलाव की व्यवस्था की गई, शाम को भोजन की व्यवस्था दी जा रही, पानी की व्यवस्था की गई है और अगर जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा की सुविधाएं भी आसपास उपलब्ध है, वहाँ पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से रैन बसेरा एक सुरक्षा की पनाहगाह कहा जा सकता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ लोग पहुंच जाएंगे तो उनको सर्दी से भी बचाव होगा। अगर दवा की जरूरत होगी तो लोकल जो नजदीक अस्पताल होगा वहाँ पहुंचाया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका ने की है और उसका वो चल रहे हैं ठीक से। यानी बाहर से आने वाला आदमी भी वहाँ रुक रहा है। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामन जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। प्रशासन के अलावा आमजन स्वयं भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, घर में रहें,
अनावश्यक बाहर ना निकले। तो आज के एजेंडा में अगली खबर की ओर चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे मामलों पर सुनवाई होनी है जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। एक और उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा मामला है, तो वहीं दूसरी ओर अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर उठा विवाद भी शीर्ष अदालत के सामने है। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो वहीं दूसरे अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज दो मामलों पर सुनवाई करेगा। उन्नाव रेप केस मामले में आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी, साथ ही अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। उन्नाव रेप केस के मामले में आज शीर्ष अदालत में सुनवाई की जाएगी। लगभग 4 सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा के मारे-लागो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद दोनों शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए संयुक्त बयान भी जारी किए, जिसमें दोनों नेताओं ने कहा कि हम युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत में हमने सभी विषयों पर बेहतरीन चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति बन चुकी है। अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100% सहमत है और अमेरिका यूरोप यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर लगभग सहमत हो चुका है। आपको बता दें कि बैठक में यूक्रेन रूस के बीच You weren't a deadline guy. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say, finished? What are we talking So about? if it went really well, maybe a few weeks, and if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen. But, in a few weeks we will know one way or the other, I think. But if it went really well, but it could also go poorly. I mean, we could have something where one item that you're not thinking about is a big item breaks it up. Look, it's been a very difficult negotiation, very detailed. It's funny, I settled 8 wars. Some were going on for 35 years, and we got them settled in a couple of days. Some of them, one was going on for 37 years. I settled it in 1 day. But this is a very complex one. What the bad No, I think we'll get it done. I don't want to say when, but I think we're going to get it done. Yes, ma'am. आपको बता दें कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की भले ही दावा कर रहे हो कि हम युद्ध को जल्द ही खत्म करने की कगार पर हैं, पर अभी 1-2 ऐसे मुद्दे बाकी हैं जो सबसे ज्यादा उलझे हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र का भविष्य अभी भी एक बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है और इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की इस बार 4 बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं और शांति समझौते पर चर्चा और वार्ता भी की है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं में जमकर बहस भी हुई है। इस साल 4 बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका ने कहा यूक्रेन से खुफिया जानकारी शेयर नहीं करेंगे। अगस्त 2025 व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग के दौरान सब हेडर में बताया गया कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की। 25 अगस्त को व्हाइट हाउस में कहा गया दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की है। साथ ही अगस्त 2025 में ही ट्रंप बोले यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए सैनिक भेज सकता हूं। बता दें कि इस साल 4 बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे ज़ेलेंस्की। शांति योजना को आगे बढ़ाने की रणनीति पर बातचीत की जा रही है। ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइलें देने पर सहमति नहीं जताई है। शांति योजना को आगे बढ़ाने की रणनीति पर बात की गई है। व्हाइट हाउस में डिनर मीटिंग में बात हुई है। 2025 अक्टूबर में यह मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइलें देने पर सहमति नहीं जताई है।
रिजॉर्ट मारे-लागो में मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर डील की गई। साथ ही दिसंबर 2025 में ही मारे-लागो में जो मीटिंग हुई थी उसमें डोनबास क्षेत्र के बंटवारे पर भी बातचीत हुई है। ये फरवरी की बात अगर हम बात को बताएं तो दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस भी हुई थी और अक्टूबर में डोनबास पर भी चर्चा की गई थी। अमेरिका ने कहा यूक्रेन से खुफिया जानकारी शेयर नहीं करेंगे। ये 2025 फरवरी की बात है। मीटिंग में ये बात हुई थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की थी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं। संजय जी, रूस पूरे डोनबास पर कब्जा करना चाहता है जबकि यूक्रेन उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या ये जो बैठक हुई है यूक्रेनी राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच, इस बैठक के बाद कुछ सकारात्मक बातें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तो मीटिंग इन्हीं दोनों के बीच में हुई है जी। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुई है। पुतिन इसमें कहीं पिक्चर में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि हमने 95% पूरा एकदम समझौता कर लिया है, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी गारंटीज है। कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज किया है उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और पुतिन ने, सबसे बड़ी बात है, जब जेलेंस्की जा रहे थे ये मारे लागो में वहां पर ट्रंप के साथ मीटिंग करने, तो फ्राइडे नाइट को अभी पिछले कुछ महीनों में सबसे भीषण अटैक किया है पुतिन ने जेलेंस्की के, उसका जो उनका जो कैपिटल है कीव, तो कीव पर इतना ज्यादा लगभग 500 ड्रोन से उन्होंने हमला किया है और लगभग 50-60 मिसाइलों से हमला किया है। अब देखिए इसका क्या संदेश जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये पुतिन अप्रूव नहीं कर रहे हैं इस तरह की जो ये लोग बात कर रहे हैं बार बार। और उसने स्पष्ट बता दिया है कि मैंने 20% वहां की लैंड मेरे कब्जे में आ गई है, अब छोड़ने वाला नहीं हूं। पुतिन ने ने कई बार बता चुका है। उन्होंने कहा जो डोनबास है, डोनबास 2 रीजन से बनता है। एक तो डोनेट्स्क है, तो डोनेट्स्क में रूस का 75% कब्जा है और जो लुहांस है वहां पर 99% कब्जा है। और पुतिन ने कह दिया ये हमारे एरिया है, हमारे रशियन स्पीकिंग पीपल वहां पर रहते हैं और आज से नहीं सदियों से रहते हैं और इसलिए इस एरिया को हम अपने से अलग नहीं होने देंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये जो अभी मीटिंग हुई है संडे को हुई है, वहां पर इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि दोनों ने मिलकर कि हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्री इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो 20% लैंड है पुतिन ने कब्जा कर लिया, इसको हम फ्री इकोनॉमिक जोन लैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा है कि जो पुतिन कह रहे 20% जमीन मैं वापस नहीं करूंगा, तो उसमें जेलेंस्की ने कहा है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसके लिए रेफरेंडम कराना होगा, क्योंकि जमीन मेरी नहीं है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की की नहीं है, या अमेरिका की नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र की है। इसलिए 1 भी इंच का अगर हमें जमीन देना पड़ेगा या जो उसके ऊपर निर्णय होगा वो रेफरेंडम करेगी, अर्थात जो उसकी यूक्रेन की जनता है वो उसको तय करेगी। अब देखिए, और इसी बात को ट्रंप ने कहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लैंड को लेकर है, जो लैंड कंसेशंस को लेकर है, जो टेरिटरी है। और देखिए अगर टेरिटरी के ऊपर ये मामला नहीं सुलझेगा तो कोई भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए जो यूरोपियन यूनियन है, जो जर्मनी के जो मर्ज जो वहां के प्रेसिडेंट हैं या मैक्रो साहब वहां के हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोग पहले करेंगे उसका सीज फायर करेंगे, यानी पहले युद्ध विराम करेंगे और उसके बाद आगे हम डील करेंगे। पुतिन ने कहा कि नहीं, कोई सीज फायर नहीं होगा। सीज फायर करने का मतलब है आप अपनी ताकत फिर बढ़ाने लगेंगे। इसलिए अगर कोई वार्ता होगी तो केवल पीस डील के ऊपर होगी, लॉन्ग टर्म पीस डील के ऊपर होगी। अब देखिए इतना जो विवाद जो चल रहा है दोनों में, उसका एक परिणाम सामने आ गया है जिसको जेलेंस्की ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम नाटो के सदस्य, हम चलिए जो हमारी एक इच्छा है कि यूक्रेन नाटो के सदस्य बने, हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में हमको अमेरिका नाटो की तरह हमें सुरक्षा गारंटीज भी दे। यानी अगर सदस्यता नहीं दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो नाटो सदस्यों को सुरक्षा गारंटी देता है अमेरिका, हमें वैसे ही सुरक्षा गारंटी दिया जाए। तो अब देखा जाए तो एक स्टेप वो नीचे आ गए हैं और उनकी जो पहले की जो हठवादिता थी, अब कि हम नाटो में जाकर रहेंगे, तो रूस ने भी बता दिया कि अब नाटो की मेंबरशिप तुम लेकर देख लो, हम तुम्हें इस लायकी नहीं छोड़ेंगे। तो अब जेलेंस्की को समझ में आ रहा है कि हमारे लिए नाटो का सदस्य होने का मतलब
है पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया जाएगा रूस के द्वारा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल तो अभी बहुत कुछ नहीं निकल के आ रहा है इस मीटिंग से। अभी तो एक पक्षी बोल रहा है, जेलेंस्की और ट्रंप ही एक बात बोल रहे हैं, हमने 90% 95%। अब देखिए मैडम, यहाँ पर एक समस्या क्या है, ट्रंप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उनको भी जिद है दूसरे प्रकार की, कि उन्होंने कहा है कि हमने भारत में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था हमने उसको रुकवाया, है ना। उन्होंने कहा कि जो खाड़ी के देशों में हो रहा है वहां पर आपस में युद्ध हो रहा है, अव्यवस्था बनी हुई है फिलिस्तीन वाली, इजराइल वाली, उसको भी हम ही सुलझा रहे हैं और तीसरा चीज यहाँ लेना चाहते हैं। और देखिए हो कुछ नहीं रहा है, ना ये खाड़ी वाला ये सुलझा पाए हैं। इजराइल आज भी उसका युद्ध जारी है गाजा के साथ। सिंदूर को भारत ने कह दिया है कि सिंदूर पार्ट 1 अभी हुआ है, पार्ट 2 अभी खत्म नहीं हुआ है और हम जब चाहेंगे इसको शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो चीज है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बातों को बदलने में बहुत बहुत माहिर हैं। सितंबर में उन्होंने कहा था जी अमेरिका की जो ये मध्यस्थता है, जो ये लगातार ये बार बार कहते हैं कि हाँ हम मध्यस्थता करते हैं तो शांति प्रस्ताव आ जाता है सामने, तो रूस और यूक्रेन के बीच की जो शांति का ये आसार है, तो क्या कुछ नजर आ रहा है? अभी तो मैडम नहीं नजर आ। जो कोर इश्यूज हैं, जो लैंड जो रिकवरी है, यूक्रेन कहता है हमें लैंड रिकवर करना है, अब रूस कहता है लैंड कंसेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसने कह दिया कि ये तो हमारी, हम इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अब जमीन को छोड़कर आप हमसे अलग बात करिए। तो अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि अब देखिए जेलेंस्की को भी इतना वो अधिकार नहीं है। अधिकार से मतलब है कि वहां की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी अगर वो इस पर वार्ता करना शुरू कर दे कि हम जमीन वापस कर दे, जमीन हम देने को तैयार हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम रेफरेंडम कराएंगे, यूक्रेन में रेफरेंडम कराएंगे और हमारे देश की जनता अगर अप्रूव कर देती है तो जो आपने जमीन ले ली आप उसके ऊपर आप अपने पास रखिएगा। तो वो जेलेंस्की जानते हैं कि जनता वहां की रेफरेंडम में स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपना फोकस जनता के ऊपर डाल दिया है। अब पुतिन ने कहा है आप चाहे रेफरेंडम कराएं या ना कराएं, ये जमीन तो हम लेकर ही रहेंगे और ये हमारे कब्जे में, ये जाएगी नहीं। अब देखिए मैडम, इसी बात को ट्रंप ने कहा, अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने 90-95% सब कुछ कर लिया। अब उससे ट्रंप ने यह भी कहा हम सिक्योरिटी गारंटी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने कहा एक मुद्दा जो फंस रहा है वो है कि जमीन को लेकर है। 20% जमीन क्या पुतिन छोड़ने के लिए तैयार है? और देखिए मैडम, जिस तरह से पुतिन ने बम्बार्डिंग किया है, फ्राइडे को हेवीएस्ट बम्बार्डिंग किया है पिछले 6 महीने को लेकर, कीव पर वो जो बम्बार्डिंग हुई है, बाकी जगह तो कर ही रहा है, लेकिन कीव पर जिस तरह से पुतिन ने 500 वहां पर ड्रोन भेजा है और लगभग 100 मिसाइलों से हमला किया है, उसने ये अपना इंटेंशन बता दिया है कि आप सब बात कर लीजिए लेकिन जमीन तो हम नहीं देंगे और हमारा बस चलेगा तो और भी जमीन कब्जा कर लेंगे। तो इसी बात को लेकर ट्रंप और पुतिन, ये ट्रंप और जेलेंस्की दोनों जानते हैं कि ये एक मुद्दा है। अब इसके ऊपर कुछ बात आगे अगर बन पाएगी तो ये लोग करेंगे, लेकिन अभी तक ये भी नहीं उन्होंने बताया है, जिसको बार बार ये दोनों प्रेस वार्ता में कह रहे हैं हमने 95% हमने सिक्योरिटी गारंटी के बारे में बात कर लिया है। क्या सिक्योरिटी गारंटी है? अभी वो पब्लिक में आई नहीं है, अभी वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पर जो सकारात्मक विचार आए हैं, जो जेलेंस्की ने कहा है कि हम कुछ मुद्दों पर सकारात्मकता से तैयार हैं, वो कौन से मुद्दे हैं मुख्य रूप से? देखिए मैडम, मुख्य यही है, उन्होंने कह दिया हम क्लाइम डाउन करने के लिए तैयार हैं, हम नाटो में जाने के लिए अगर इतना इन लोग को आपत्ति है रूस को, तो हम उसको एक कंडीशन छोड़ सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है सिक्योरिटी गारंटी की, और सिक्योरिटी गारंटी नाटो वाली। और नाटो की जो सिक्योरिटी गारंटी है, जो उसका चार्टर है, जो आर्टिकल 5 है, उसमें जो दिया गया है, एन अटैक ऑन एनी वन मेंबर ऑफ द नाटो विल बी डीम्ड टू बी एज एन अटैक ऑन द एंटायर नाटो। नाटो का किसी एक सदस्य के ऊपर हमला करने का मतलब है पूरे नाटो के ऊपर अटैक करना माना जाएगा और तब पूरा नाटो रिटेलिएट करेगा। इसी बात को यूक्रेन कह रहे हैं, जेलेंस्की कह रहा है कि आप नाटो में हमें ना लीजिए, कोई बात नहीं, पुतिन नहीं चाहते हम नाटो में जाएं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें फिर नाटो वाली सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, क्योंकि अगर भविष्य में हमने कोई अभी आज के दिन पीस डील कर लिया, लेकिन फिर बाद में रूस ने जाकर हम पर हमला किया, तो अगर हमारे पास ये सिक्योरिटी गारंटी नहीं रहेगी तो हम कहाँ के रहेंगे? बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी इतना भुगत चुके हैं, कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर, प्रयागराज की ओर। प्रयागराज में 3 जनवरी से लगने वाले माघ मेले को लेकर योगी सरकार की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। जिला प्रशासन और माघ मेला प्राधिकरण पूरी चौकसी में तैयारियों को अंतिम रूप देने लगा हुआ है।
संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत कराई जा रही है। इन घाटों पर फिसलन रोकने, रेलिंग, प्रकाश और गोताखोरों की तैनाती भी की जा रही है। इसके साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल भी बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों तक पहुंच सकें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घाटों पर फिसलन रोकने के लिए रेलिंग, प्रकाश, गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। महाकुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले का इंतजाम भी किया जा रहा है। माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम भी किए हैं। क्या है वो इंतजाम, हम आपको बता देते हैं कि माघ मेले में सुरक्षा के किस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 स्थायी, अस्थायी पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। साथ ही 40 से अधिक पुलिस चौकियां अलग अलग सेक्टरों में भी बनाई जा रही हैं। पूरे मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। जो ये माघ मेला है, इस पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकस तरीके से बताई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आग से निपटने के लिए भी 17 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। उमा शंकर जी, जनवरी से लगने वाला जो माघ मेला है, 3 जनवरी से लगने वाला है, इसको लेकर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं प्रयागराज में? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में जो तीर्थराज संगम पे मेला लगेगा, यह बहुत संयोग है जो 75 सालों बाद यह आया है। सूबे की योगी सरकार जो है महाकुंभ की तरीके जो है पूरा भव्य और दिव्य बनाने के लिए 6 महीने पहले से ही पूरी तैयारियां कर दी है। अब इस समय मैं मेला क्षेत्र में हूँ और तैयारियां जोरों पे है। चक्कर प्लेट उतर रहा है, जहाँ पे लोग जो है क्या कहते हैं, मजदूर और ठेकेदार सब काम लगातार करा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब की बार जो है श्रद्धालुओं को जो है अच्छी सुविधा के लिए जो है करीब 7 सेक्टर बनाए गए हैं। 800 हेक्टेयर में जो है पूरा मेला बसाया गया है जी। कई एकदम भव्य तरीके से बनाया गया है। बता दें कि नौका विहार कराने के लिए जो है, जो श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे उनके लिए जो है दिव्य और भव्य वो करने के लिए नाव में जो है स्लोगन वो किया जा रहा है, जिसमें जो है लोग स्लोगन पढ़ करके जो है आनंदित हो जिसमें लिखा है। ये भी जानकारी दी गई थी कि नाविकों को स्वागत है नमामि गंगे, तमाम तरीके के स्लोगन इसमें लिखा गया है। नाविकों को प्रशिक्षित भी किया गया था। कायदे जो है ये चक्कर प्लेट बिछाया जा रहा है, मजदूर बाकायदे लगे हुए हैं और इसी तरीके से जो है लगातार जो है मेले में कार्यों की तेजी के लिए सीएम योगी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और खुद आकर जो है अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने जो है का जो है जायजा भी लिया था और अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। जी अनुमानतः अगर देखा जाए तो कितने श्रद्धालुओं के आने का अंदाजा लगाया जा रहा है, और साथ ही इसके साथ हमें बताइए कि प्रवेश द्वार और निकास द्वार कितने बनाए गए हैं? देखिए, प्रवेश द्वार तो जो है 1 दर्जन से ज्यादा बनाए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि करीब जो है 11 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और निकासी जो है 12 बनाए गए हैं। इसलिए बनाया गया है ताकि जो है भीड़ प्रबंधन को जो है सुचारू रूप से किया जा सके। हर रूट पे जैसे कि बनारस रूट है, लखनऊ रूट है और आपका जो है कानपुर रूट है, मिर्जापुर रूट है, रीवा रूट है, सब जगह जो है पार्किंग की भव्य व्यवस्था किया गया है, जहां पे लाखों पार्किंग गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, जिससे जो है भीड़ प्रबंधन में प्रशासन को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। जी उमा शंकर जी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ खबरें थी जो प्रयागराज से संबंधित थी, माघ मेले से संबंधित थी। और इसी के साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।